हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम इस डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने एनएससी जेएस पेपर 22 एंड 21 के लिए। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। केमिस्ट्री क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन वन प्रोसेस ऑफ वाटर प्रूफिंग ए फैब्रिक इज एक्सपोज टू CH3 twice SiCl2 vapor. The vapors react with hydroxyl groups on the surface of the fabric or with traces of water to form the waterproofing film CH3 twice SiON. एक फिल्म का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और किस रिएक्शन के थ्रू होगा वो रिएक्शन आपको यहाँ पर गिवन है। Where n stands for larger integer, the waterproofing film is deposited to the fabric layer upon layer. Each layer is Each layer is 6 angstrom thick. The thickness of the CH3 twice SiO group. How much CH3 twice SiCl2 is needed to waterproof one side of the piece of fabric, जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है 1 मीटर एंड बाय 2 मीटर with a film 300 layers thick. The density of the film is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको वेट बताना है यहाँ पर CH3 twice SiCl2 का कितना नीड होगा। देखिए आपको बताना है वेट, तो वेट आपको पता है क्या होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको चाहिए वेट, तो वेट कैसे निकालेंगे आप, एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, दूसरा आपको डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में m/v, तो मास क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास क्या निकल के आएगा, डेंसिटी आपको गिवन है 1। अब मास वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको डायमेंशन गिवन है 1 इंटू 2 इंटू, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। एच की हम बात करें क्या होगी आपके पास, थिकनेस गिवन है एक लेयर की, कितनी लेयर है टोटल 300, 6 इंटू एंगस्ट्रम में गिवन है, बाकी डायमेंशन मीटर में, तो इसको चेंज कर देंगे 10⁻⁻10 इंटू 300, यह आ जाएगा आपके पास 36 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। और डेंसिटी हमें किस में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में, ये हो जाएगा 10⁻⁻2। मास हमारे पास आ जाएगा, डायमेंशंस किस में गिवन थी आपको मीटर क्यूब में, ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा यहाँ पर ग्राम में, ठीक है। तो ग्राम में आपके पास निकल के आ जाएगा वेट, चेंज करेंगे किसके अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो ये वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आपको निकालना है कितने मास की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको पता है 74 ग्राम क्या है इसका मोलिकुलर मास, इसका आपके पास होगा 129 ग्राम एंड इसका आपके पास होगा 74 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब रिएक्शन हो रही है, आप ध्यान से देखो 1 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 74 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 129 ग्राम। इतने के लिए आपके पास कितना मास निकल गया है 36 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। इतने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी 36 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा 129/74 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻2। यूनिटी फॉर्मूला लगाना है कि x से इतना बन रहा है, 1 से कितना बनेगा और y से कितना बनेगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो ये वैल्यू आएगी आपके पास 0.63 ग्राम निकल कर आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बेसिक क्वेश्चन था मोल कॉन्सेप्ट से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अल्कोहल ए ऑन डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेट H2SO4 एट ए हाई टेम्परेचर यील्ड्स कंपाउंड बी। कोई कंपाउंड बी बन रहा है। ऑन ओजोनोलिसिस एवरी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बी यील्ड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग अल्कोहल ए। तो इसका जब आप ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ओजोनोलाइसिस आपने किया तो आपके पास मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास एल्किन बन रहा होगा और एल्किन क्या होगा आपके पास CH3, ठीक है, तभी आपको यहाँ से क्या मिलेगा 2 मोल एसिटाल्डिहाइड। अब वापस रिवर्स जाएंगे आप, डिहाइड्रेशन करने पर ये मिला, हाइड्रेशन करने पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पर
क्या होना चाहिए, CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है। इसी का डिहाइड्रेशन करेंगे, पानी बाहर निकलेगा और आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख ले, 1 2 3 4, नेम क्या होगा इसका, 2 ब्यूटेनल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an experiment with 100 ml 0.1 m solution of copper chloride, by mistake 5 gram of a mixture containing equal weights of tin, silver, lead and calcium was added. Finally after some time of the solution gets completely decolorized. This is mainly due to, तो रीजन बताना है आपको, क्या रीजन होगा। देखिए मोल्स आपको यहाँ पर निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ CuCl2, कंसंट्रेशन गिवन है 0.1, वॉल्यूम आपको गिवन है 100 ml, 100/1000 कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 विल इक्वल टू 10⁻⁻2 मोल। लीटर में चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 5 ग्राम मिक्सचर है और इक्वल वेट लेना है, तो वेट क्या है, इक्वल, इट मीन कॉन्स्टेंट हुआ। अब आपके मोल्स डिपेंड करेंगे किस पर, एटॉमिक वेट पर, और एटॉमिक वेट यहाँ पर सबसे जो कम होगा उसके मोल सबसे कम बनेंगे। आपको नहीं ध्यान रखना किसका ज़्यादा है, किसका क्या है, किसकी क्या वैल्यूज हैं, इतना आप आइडिया लगा लेंगे। इन सब के अंदर टिन, सिल्वर, लेड एंड कैल्शियम, सबसे कम किसका होगा, कैल्शियम का होगा, ठीक है। कैल्शियम का सबसे कम होगा तो मोल्स भी क्या होंगे वहाँ पर ज़्यादा बनेंगे। जब एटॉमिक वेट कम होगा तो मोल्स क्या बनेंगे, ज़्यादा, क्योंकि वेट तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, सबका इक्वल है। तो मोल सबसे ज़्यादा बनेंगे किसके, कैल्शियम के, एक्सेस में रहेंगे, तो रिएक्ट इजीली कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। बस इतना इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना था। बाकी सबके मोल्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे एज कम्पेयर टू कैल्शियम, तो कैल्शियम इजीली रिएक्ट कर जाएगा और कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन अकर होगी और कैल्शियम क्या होगा, इजीली रिएक्ट कर जाएगा। बस ये आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था। बाकी कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको मोल फाइंड आउट नहीं करने हैं किसके कितने बनेंगे, आप डायरेक्ट एटॉमिक वेट से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका okay, this is your next question of chemistry. Equal lengths of magnesium ribbons are taken in 4 test tube A, B, C, D. Equal length of magnesium ribbons are taken in 4 test tube A, B, C and D. Test tube A 1 m एसिटिक एसिड, ठीक है, लिख लेते साथ में। 4 टेस्ट ट्यूब है। फर्स्ट है आपके पास 1 m एसिटिक एसिड, बी में है आपके पास 1 m HCl, सी में है आपके पास HNO3 एंड डी इज 1 m NaOH, ठीक है। द ऑब्जर्व रिजल्ट विल बी, ठीक है, द फ्रीजिंग अकर्स मोर विगरसली इन ए, द फ्रीजिंग अकर्स मोर विगरसली इन बी, द फ्रीजिंग अकर्स मोर विगरसली इन सी, द फ्रीजिंग अकर्स मोर विगरसली इन डी। फ्रीजिंग लाइक बुलबुले टाइप आपको दिखाई देंगे। अब मोर विगरसली किस में होंगे, जो इजीली रिएक्ट कर जाएगा, जल्दी रिएक्ट वहां पर कर जाएगा। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये आपके पास कैसा है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये आपके पास बेस है। मैग्नीशियम की बात करें तो क्या करेगा, एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो NaOH के साथ तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। ये आपके पास क्या है, वीक एसिड, तो मोर विगरसली आपके पास नहीं बनेंगे, फ्रीजिंग वहां पर दिखाई नहीं देगी। तो ये क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इजीली क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी और फ्रीजिंग आपको विगरसली दिखाई देगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी एंड सी। तो बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास पेपर 22, 20 एंड 21 के। तो क्वेश्चंस ठीक थे, ठीक है। अगर आपने चीज़ें ध्यान से पढ़ी है तो क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बेसिक
मोल के क्वेश्चन थे बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे अगर आपने चीज़ों को ध्यान से देखा था, चीज़ों को ध्यान से रिवाइज किया था। तो स्टूडेंट्स अब अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के सोल्यूशन। सो बायो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज if in a wheat mutant the length of chromosome 1b was found to be 6.7 μm instead of 5 μm, approximately how many additional base pairs are incorporated in the mutant chromosome? तो म्यूटेंट क्रोमोसोम के अंदर हम कितने एडिशनल बेस पेयर्स हमें और ऐड करने पड़ेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डेटा जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सो अपने पास जो न्यू लेंथ है दैट इज 6.7 μm, ओल्ड लेंथ जो अपने को गिवन है दैट इज 5 μm, चेंज लेंथ कितनी हो गई, क्योंकि अपने को एडिशनल बेस पेयर्स बताने हैं कि इस लेंथ के अंदर कितने एडिशनल बेस पेयर्स और हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो चेंज लेंथ अपने पास 1.7 μm आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अपने को ऑलरेडी पता है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम इज द डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन टू बेस पेयर्स। दो बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस प्रेजेंट है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस 3.4 एंगस्ट्रॉम को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये अपने को ऑलरेडी पता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। अब क्योंकि अपन पूरा क्वेश्चन जो है वो म्यू एम में कर रहे हैं तो इस मीटर को भी अपन म्यू एम में कन्वर्ट कर देंगे तो कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3.4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻6 it would be equal to 3.4 into 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब यहां से सवाल इजी हो गया। 3.4 into 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर, म्यू एम इज द डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर। ठीक, यानी 1 म्यू एम में 1/3.4 into 10⁻⁻4। अब अपने को कितने का निकालना है, चेंज लेंथ का। तो चेंज लेंथ कितनी है अपने पास 1.7। तो बस अब यहां पर इजी हो गया, अब वैल्यूज पुट कर दो। 1.7 म्यू एम में कितना होगा 1/3.4 इंटू 1.7 इंटू 10⁻4 दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻4। तो ये अपना आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए। तो इतने एडिशनल बेस पेयर्स अपने को इंसर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसपिरेशन पुल इज मैक्सिमम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो आप सब जानते हो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। It is the loss of water through stomata, है ना, loss of water in the form of water vapor through stomata। तो यहां पर 4 कंडीशंस दी गई हैं और अपने को फाइंड आउट करना है कि इन विच ऑफ द गिवन सिचुएशन ट्रांसपिरेशन वुड बी मैक्सिमम। तो पहला देखते हैं क्लोज स्टोमेटा। तो क्लोज स्टोमेटा में तो ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, तो ये तो एब्सोल्युटली रूल आउट हो गया। अब 3 ऑप्शंस में ओपन स्टोमेटा दे रखा है। ओपन स्टोमेटा, हाई ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट सॉइल। तो यहां पर हाई ह्यूमिडिटी के केस में ट्रांसपिरेशन लेस होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओपन स्टोमेटा, ड्राई एयर, ड्राई सॉइल। तो ओपन स्टोमेटा, ड्राई एयर एक आइडियल सिचुएशन है ट्रांसपिरेशन के लिए, बट यहां पर ड्राई सॉइल दे दिया तो यहां पर ये आंसर भी अपना गलत हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा, ड्राई एयर एंड मॉइस्ट सॉइल। ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो एकदम मैक्सिमम होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूविंग फॉरवर्ड, कंसिडरिंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करेक्ट इनहेरिटेंस पैटर्न फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको रीड कर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस जेनेटिक डिसऑर्डर या किस जेनेटिक डिफेक्ट की तरफ हमें बता रहा है। मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल आर मेल्स। तो अगर मेल ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक्स लिंक डिजीज है। नेक्स्ट देखते हैं, अफेक्टेड सन्स रिजल्ट फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स who are either affected or who are known to be carriers because they have affected brothers, fathers और maternal uncles। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और इस इंफॉर्मेशन से एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए,
फादर से डिजीज जा रही है अपनी डॉटर में, ठीक है, ईदर द डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड फादर्स आर ईदर कैरियर्स और दे देमसेल्व्स आर डिजीज्ड, राइट। और ये जो डॉटर है, जब इसका सन होगा तो ये अपनी डॉटर को डिजीज ना देकर किसको डिजीज ट्रांसफर कर रही है, अपने सन को ट्रांसफर कर रही है। दैट मीन्स एक प्रॉपर क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है, जिसमें मेल से डिजीज फीमेल में और फीमेल से फिर डिजीज नेक्स्ट मेल जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। तो ये फिर एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि डेफिनेटली हम यहाँ पर एलोसोमल डिसऑर्डर के बारे में ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इन्होंने वर्ड दे दिया कैरियर। तो अगर कैरियर वर्ड दे दिया, दैट मीन्स यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस यहां पर एक प्रॉपर क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है फॉर्म हो रहा है। मूविंग फर्दर, अफेक्टेड डॉटर्स आर बोर्न टू अफेक्टेड फादर्स एंड ईदर अफेक्टेड और कैरियर मदर्स। दैट मीन्स अगर डॉटर इफेक्ट हो रही है, दैट मीन्स अगर डॉटर डिजीज्ड है तो फादर भी डिजीज्ड है और मदर जो है या तो वो डिजीज हो सकती है या वो कैरियर हो सकती है, तभी डॉटर्स अफेक्टेड है। द सन्स ऑफ अफेक्टेड मदर्स शुड बी अफेक्टेड। अगर मदर कैरियर है या मदर अफेक्टेड है तो सन तो यहां पर अफेक्ट होगा ही होगा, राइट। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द सन्स ऑफ कैरियर मदर्स शुड बी अफेक्टेड। तो देखो, कैरियर मदर, दिस इज अ कैरियर मदर, फादर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो फादर को नॉर्मल मानेंगे। तो कंडीशन देखो, XX, XY, X डॉट, X डॉट Y। तो अगर फीमेल कैरियर है तो हाफ ऑफ द सन डेफिनेटली क्या है, डिजीज्ड है। तो यही लिखा है स्टेटमेंट में, द सन्स ऑफ अफेक्टेड मदर्स शुड बी अफेक्टेड, या ये अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द सन्स ऑफ कैरियर मदर्स शुड बी अफेक्टेड। तो ये जो डिजीज है ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मूविंग फर्दर, ओके, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इन अ मरीन इकोसिस्टम विच रिच डाइवर्सिटी ऑफ फाना, which of the following images should be correct representation of pyramid biomass। तो यहां पर तीन तरह के पिरामिड अपन पढ़ते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें आप बहुत क्लियरली पढ़ते हो कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट बनता है और नंबर और बायोमास का पिरामिड फूड चेन टू फूड चेन वेरी करता है। तो यहां पर बात हो रही है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, जो फूड चेन पानी के अंदर चल रही है, उसमें एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि जो बायोमास का पिरामिड होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। सबसे लेस लेवल पर आपका जो है बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का कम होगा, उसके बाद आपके यहां पर स्मॉल इंसेक्ट या जू प्लैंक्टन आ सकते हैं, उसके बाद यहां पर स्मॉल फिश और यहां पर बिग फिश। तो जैसे जैसे फूड चेन में हम वन ट्रॉफिक लेवल टू वन अनदर ट्रॉफिक लेवल बढ़ते चले जाएंगे, जो बायोमास है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इसीलिए यहां पर जो पिरामिड बनेगा वो कैसा होगा, दैट वुड बी एन इन्वर्टेड पिरामिड। तो यहां पर ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी रीड करी है तो आपको डायरेक्ट ऐसा ही पिरामिड बना हुआ मिलेगा और एग्जैक्ट लाइंस मिलेंगी जो मैं आपको बोल रही हूं। मूविंग फर्दर, ओके, सो यहां पर कुछ फूड आइटम्स के नाम दे रखे हैं, बासमती राइस दे रखा है, टर्मरिक का नाम दे रखा है, जिनसिंग का नाम दे रखा है, जिनसिंग इज अश्वगंधा। तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो ऑप्शन दे रखे हैं बायो टेररिज्म, बायो मैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन एंड बायोपायरेसी। तो यहां पर एक एक ऑप्शन को देखें। बायोडिग्रेडेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकली अगर कोई चीज डिग्रेड हो रही है तो वो बायोडिग्रेडेबल है, तो ये ऑप्शन यहां पर नहीं होगा। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब आपको मालूम है दैट द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल increases from one trophic level to another. So that is the meaning of biomagnification. तो डेफिनेटली बायोमैग्निफिकेशन इसका आंसर नहीं होगा। बायो टेररिज्म का मतलब होता है कि कोई नेबरिंग कंट्री है या जहां पर अच्छे रिलेशंस नहीं है दो कम्युनिटीज के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में, तो जैसे लोकस्ट स्प्रेड कर देते हैं तो स्टैंडिंग क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो यहां पर बायो टेररिज्म भी आंसर नहीं है। सो द राइट आंसर इज बायोपायरेसी, ऑप्शन सी। बायोपायरेसी का मतलब होता है
मतलब नॉट लीगल प्रैक्टिस नहीं है, और कुछ लोकल कम्युनिटीज हैं जो कि फेयर प्ले नहीं करती हैं और कम्युनिटी और नेशन को ध्यान में ना रखते हुए खुद के इंटरेस्ट से एक्सप्लॉइटेशन करती हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बायोपायरेसी. सो ये जितने भी फूड आइटम्स यहाँ पर दिए हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ बायोपायरेसी विच इज एन इलीगल प्रैक्टिस. ओके, रीड द फॉलोइंग क्राइटेरिया केयरफुली. पढ़ते हैं धीरे धीरे. स्लो एवोल्यूशनरी चेंज रिलेटिव टू सिमिलर एंटिटीज. दैट मीन्स कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको एक्स मान लेते हैं, कोई एक्स ऑर्गेनिज्म है, उस एक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं वो काफी स्लो हैं उसके आसपास के रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में. ठीक. ग्रॉस सिमिलैरिटी टू एंसेस्ट्रल फॉसिल. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी के या उसके ग्रुप के जो एंसेस्ट्रल फॉसिल्स हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म का बहुत क्लोज सिमिलैरिटी है उस एंसेस्ट्रल फॉसिल के साथ. वेरी लो टैक्सोनॉमस रिचनेस टुडे एज कंपेयर टू द पास्ट. दैट मीन्स इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं. बरसों पहले ये जैसा था आज भी ये वैसा ही है. सो इट इज नॉट चेंजिंग एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट. फाइलोजेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एज प्लियोमॉर्फिक. मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं हो रहे हैं. ठीक है. फाइलोजेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ जीनोलॉजिकल डाइवर्जेंस बिटवीन अदर ग्रुप्स दैट डाइवर्ज इन द डिस्टेंस पास्ट. और ये वापस से वही चीज समझा रहा है कि इसकी क्लोज सिमिलैरिटी एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म से है, इसके साथ जो ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ ये कम सिमिलैरिटी शो कर रहा है और बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी चेंजेस इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं. नोन इन द फॉसिल रिकॉर्ड बिफोर बीइंग डिस्कवर्ड अलाइव. और जिंदा ढूंढने से पहले इसके जैसे फॉसिल्स हमको मिल चुके हैं. तो इतने सारे हिंट्स देने के बाद अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये अननोन ऑर्गेनिज्म किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. क्या ये कनेक्टिंग लिंक है, क्या ये लिविंग फॉसिल है, एक्सटिंक्ट स्पीशी है या इंडेंजर्ड है. तो एक्सटिंक्ट स्पीशी तो आपको मालूम है जो अब गायब हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो ऑप्शन डी यहां पर गलत हो जाएगा. इंडेंजर्ड स्पीशी भी नहीं होगा. इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनको डर है कि अब ये गायब हो सकती है, इनका नंबर जो है वो काफी कम है. कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पेरीपैटस. सो पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ एनेलिडा आर्थ्रोपोडा. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दो फाइलम्स के जैसे सिमिलर फीचर्स शो करते हैं. जैसे आपने सुना होगा यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो कनेक्टिंग लिंक भी यहाँ आंसर नहीं होगा. क्लियर कट आंसर है यहाँ पर लिविंग फॉसिल, जिसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं किंग क्रैब. किंग क्रैब जो है वो बरसों से उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया. सो ये जितने भी फीचर्स दे रखे हैं ये एक लिविंग फॉसिल के हैं. लिविंग फॉसिल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बहुत बरसों से कोई चेंज नहीं आया और वो आज भी अपनी एंसेस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. मूविंग फर्दर. ओके, सो अब मल्टीपल करेक्ट पे आते हैं बायोलॉजी के. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा अभी डिस्कस. Okay, choose the correct statements from the following options. So this is of multiple correct. A robust adaptive immunity response is initiated using weakened forms of bacterium known as live attenuated vaccines. So ये बात बिल्कुल correct है, true है. वैक्सीनेशन का कंसेप्ट ही ये बोलता है कि आप एक लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी वीकन पावर के साथ एक कैलकुलेटेड डोज में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं. जैसे ही वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट होती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके अगेंस्ट एक्टिवली एंटीबॉडीज बनती हैं. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ killed or chemically inactivated virus can trigger a weaker adaptive immune response, but it can be strengthened with the booster dose. Definitely, अगर आप एक dead microorganism को बॉडी के अंदर डालते हो तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी वेरी स्लो, बट उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम उसकी रिपीटेड बूस्टर डोज से स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं. अ कॉन्जुगेट और मल्टीवेलेंट कॉम्पोनेंट always reduces immunogenicity of the vaccine. तो यहाँ पर reduce word गलत हो गया. मल्टीवेलेंट कंपोनेंट जो है वो हमेशा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया फॉल्स. तो अभी तक जो राइट स्टेटमेंट आए हैं हमारे पास वो ए और बी है.
इंक्लूजन ऑफ एलम, साइटोकिन्स एंड और लिपिड्स ऑलवेज रिड्यूसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहां पर ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एग्जिस्ट, that is the energy required to perform chemical reaction even when a person is at rest, it is called as the basal metabolic rate. So what is basically BMR? एक minimum amount of energy हमें जिंदा रहने के लिए या हमारी डेली एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कोई फिजिकल वर्क ना करो तब भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज BMR, which accounts for 50 to 70% of the daily energy expenditure in more sedentary forms. Choose the correct statement from the following options. So BMR को अकाउंट में रखते हुए let us discuss the following statement और अपने को करेक्ट स्टेटमेंट यहां से आइडेंटिफाई करने हैं। थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, तो थायराइड हार्मोन जो होता है इट ऑलवेज इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट, तो ये ऑप्शन यहां पर हो गया फॉल्स। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल ठीक बात है, ग्रोथ हार्मोन जो है आपके मेटाबॉलिज्म को हमेशा बढ़ाएगा और इसी वजह से जो ग्रोथ ईयर्स होते हैं वहां पर हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ग्रो करते हैं। फीवर डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, नहीं, फीवर जो है वो एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, इसी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो फीवर आपके मेटाबॉलिक रेट को हमेशा बढ़ाएगी, कभी भी घटाएगी नहीं, क्योंकि फीवर में आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है और अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रही है। माल न्यूट्रिशन डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालोगे तो आपकी गाड़ी चलेगी कैसे। तो एग्जैक्टली अगर आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है वो रिड्यूस होगा ही। तो यहां पर बी और डी जो है वो हमारे राइट आंसर्स हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेविटेशन कोलैप्स इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, दिस ड्रॉज द मैटर इनवर्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। A neutron star is an example of the collapsed core of a giant star. A certain neutron star of radius 10 km is of mass 1.5 meter. ये m डॉट, यहाँ पे m डॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे m डॉट होता है मास ऑफ सन। तो यहाँ पे m डॉट जो है वो है मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन होता है यहाँ पे 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन स्टार है उसका मास कितना हो जाएगा यहाँ पे इसको नाम देता हूँ मैं ms। न्यूट्रॉन स्टार है, स्टार के लिए ms यूज़ कर देता हूँ, तो 1.5 टाइम ऑफ मास ऑफ सन, तो 1.5 × 2 × 10⁻30 किलोग्राम यहाँ पे इसका मास आ जाएगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार इज नियरली। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि न्यूट्रॉन स्टार की वजह से यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो उसके लिए ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें पता है ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm। यहाँ पे हमें मतलब जी के बारे में यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टार के लिए। जी इक्वल टू होता है कैपिटल G इंटू मास, न्यूट्रॉन स्टार के मास को हमने ms से डिनोट करा है अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ पे G इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। यहाँ पे G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट लगाना चाहो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो G की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है सॉल्व करने पे, ये वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 10⁻30 अपॉन r²। रेडियस कितनी गिवन है हमें यहाँ पे, रेडियस गिवन है 10 किलोमीटर, r इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 10 यहाँ पे किलोमीटर को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा 10⁻4 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू r² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो G की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व करने पे जो G की वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है यहाँ पे 2.0 इंटू 10⁻12। आप लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप लोग करके देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू आपके पास सॉल्व करके आती है 2.0 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला फिजिक्स का क्वेश्चन हमारा कहाँ पे, हाँ अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, टू इल्यूमिनेटेड पॉइंट्स O1 एंड O2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस of focal length 9 centimeter such that the images of both the objects are formed at the same position, then the respective distances of the lens from O1 and O2 in centimeter are। तो सबसे पहले जो डायग्राम बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये हमने एक लेंस ड्रॉ कर लिया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा O1, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा O2। मान लेते हैं यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है, इमेज यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे आई पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे फॉर्म हो रही होगी, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी V हो जाएगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस है O2 से, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर, ठीक है। O1 एंड O2 के बीच में क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। अब सपोज ये वाली डिस्टेंस हमारे सामने अगर यहाँ पे x है और ये वाली जो बचेगी ये डिस्टेंस कितनी रहती है, अगर ये x है तो ये हो जाएगी हमारे पास 24 माइनस x, ठीक है। तो हम यहाँ पे O1 के बारे में बात करते हैं। फॉर O1 पहले यहाँ पे O1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो O1 के लिए अगर हम यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू लेंस मेकर फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इसके लिए v एंड u की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f, f की वैल्यू तो आपको 9 गिवन है, 9 यहाँ पे रख देंगे। 1/f इक्वल टू 1/9, यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/9 इक्वल टू 1/v, यहाँ पे प्लस हो जाएगा पीछे की साइड तो 1/24 माइनस x। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अगर O2 के लिए इसी तरीके से बात करें, फॉर O2 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वही वापस से रिपीट करते हैं तो 1/9 इक्वल टू यहाँ पे v की वैल्यू माइनस में हो जाएगी O2 के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस 1/v प्लस 1/x। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1/9 तो 2/9 हो जाएगा, 2/9 इक्वल टू, ठीक है, इधर की तरफ ऐड करने पे हो जाएगा ये -1/v और +1/v यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1/24 माइनस x प्लस 1/x इक्वल टू 2/9 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2/9 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 24 माइनस x और x, 24 माइनस x से 24 माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 24 माइनस x। यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं इसको। 2/9 इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 माइनस x इंटू x, 2 से कैंसिल आउट हो गया 12 और 108 इक्वल टू 24x माइनस x स्क्वायर। इसको पूरे को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे टर्म बच जाएगी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो इसके कितना हो जाएगा 18 एंड 6, हाँ यही होगा। तो 18x माइनस 6x प्लस 108 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x माइनस 18 माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 18 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाता है 18 और x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 18 एंड 6 यहाँ पे दे रखा है हमें। वैसे भी कोई भी एक ऑप्शन अगर आपके पास आ सकता है आ जाता है, और टोटल लेंथ अगर आपके पास यहाँ पे गिवन है कि 24 सेंटीमीटर, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। 24 टोटल लेंथ है, उसमें से आपने किसी भी एक साइड से यहाँ पे x की वैल्यू अगर आ चुकी है आपके पास तो माइनस करोगे तो वैसे भी आ जाएगी। फैक्टर की दोनों वैल्यू जैसे भी सेम ही आ रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज वर्किंग एट 30% एफिशिएंसी, i.e. कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस रिएक्टर यहाँ पे दे रखा है 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस अंडरगोज फिजन एंड रिलीज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर एटम। If 1000 kilowatt of electrical power is obtained in this reactor, then the number of atoms disintegrated अंडरगोन फिजन पर सेकंड इन द रिएक्टर इज। तो नंबर ऑफ एटम के बारे में हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ एटम कितने होने वाले हैं यहाँ पे, उसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एनर्जी गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है। एफिशिएंसी कितनी है, 30% है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है PI/P0 इंटू 100। ये आपको पता होगा, तो E की वैल्यू पुट कर देते हैं। E इक्वल टू होता है यहाँ पे PI/P0 इंटू 100, और एनर्जी की एफिशिएंसी कितनी है 30%, तो 30 इक्वल टू हो जाएगा PI की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
यहाँ पे 1000 किलोवाट के अंदर का इलेक्ट्रिकल पावर इज ऑब्टेन्ड इन द रिएक्टर। तो यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू बेसिकली गिवन है, पी आई की हमें फाइंड आउट करनी है। तो पी आई अपॉन पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 1000 वाट, 1000 किलोवाट, तो 1000 इंटू 10⁻³ इंटू 100। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके आप पी आई की वैल्यू निकालोगे, पी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने पे, पी आई की वैल्यू आ जाएगी 10⁻7/3, 10⁻7/3 वाट। ये आपके पास इनपुट पावर आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमें आगे क्या गिवन है, हमें बोल रखा है कि यहाँ पर एनर्जी कितनी, एक पर एटम एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज यहाँ पे लिख देते हैं, जूल के अंदर निकाल लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी रिलीज जूल इक्वल टू, यहाँ पे कितनी दे रखी है, पर बाय पर एटम, टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा के लिए यहाँ पे 10⁻6 आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये बेसिक स्टेप्स ये आपको आती होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बचेगा, 3.2 इंटू 10⁻−11 जूल, ठीक है। तो ये पर एटम यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जूल के अंदर आ चुकी है हमारे पास। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हो जाएगा पी आई अपॉन एनर्जी रिलीज बाय पर एटम। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू ये हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे पी आई जो हमने अभी निकाला था अपॉन एनर्जी रिलीज बाय पर एटम। ठीक है, पी आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी पीछे एक बार देख लेते हैं। पी आई की वैल्यू सोल्व करने बैठे 10⁻7/3, तो 10⁻7/3, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी चल रही है। और एनर्जी रिलीज बाय पर एटम ये कितनी थी हमारे सोल्व करने पे, एनर्जी रिलीज बाय पर एटम थी हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻11 इंटू 3.2 इंटू 10⁻−7, यही था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, -11 था यहाँ पे, इसको सही करके लिख देते हैं इधर से। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आएंगे, यहाँ पे सॉल्व करने पे नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आएगी 1.04 इंटू यहाँ पर आ जाएगी 1.04 इंटू 10⁻17। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन था आपके पास, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही आता है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया यहाँ पे, two blocks A and B are in contact with each other and are placed on a frictionless horizontal surface, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे सरफेस में यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, हमसे बोला गया है। और अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन ब्लॉक A सिचुएशन फर्स्ट एंड सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक B सिचुएशन सेकंड। मास ऑफ A इज 20 kg एंड B इज 10 kg, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के मास A ब्लॉक का दे रखा है 20 kg और B ब्लॉक का दे रखा है 10 kg। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है। यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लग रहा है इनिशियली, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसको एक बार सही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी 90 न्यूटन लिखा हुआ है। ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, ये A ब्लॉक है। ये सिचुएशन शायद ये सेकंड है, यहाँ पे ये हमारी सिचुएशन सेकंड है और ये सिचुएशन फर्स्ट है, ठीक है। 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी ये फोर्स कितना लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन का। तो कंडीशंस ये है कि यहाँ पे पहले 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें A ब्लॉक आगे आ रखा है और B ब्लॉक पीछे, ये सिचुएशन फर्स्ट है। और सेकंड सिचुएशन में हमें गिवन है कि यहाँ पे B ब्लॉक पहले आ रहा है और A ब्लॉक का मतलब बाद में आ रहा है, और ये सेकंड सिचुएशन है। फोर्स यहाँ पे सेम है, 90 न्यूटन का ही लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। A और B को दोनों का मास गिवन है हमें, तो यहाँ पे 90 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, न्यूटन सेकंड लो यूज करते हैं, 90 न्यूटन इक्वल टू मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, दोनों साथ साथ ब्लॉक चलेंगे, जैसे ही फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। फ्रिक्शन यहाँ पे है ही, दोनों यहाँ पे गिवन है, सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। तो 90 इक्वल टू मास ऑफ A ब्लॉक दे रखा है 20 kg और मास ऑफ B ब्लॉक का दे रखा है 10 kg। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 20 + 10 = 30 इंटू A। तो यहाँ पे
सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन जो आएगा वो आपके पास आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यहाँ तक सोल्व कर लिया है। ये डायग्राम में थोड़ा मिसिंग था इसलिए हमें थोड़ा मतलब देखना पड़ रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि कंडीशंस के हिसाब से since the blocks are in contact, magnitude of forces of by block A on B will be 90 न्यूटन। तो पहला तो गलत हो जाएगा। नॉर्मल मतलब हमसे A और B के बीच में जो फोर्स है उसके बारे में बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक A ऑन B इज 30 न्यूटन सिचुएशन 1 में, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक B ऑन A इज 60 न्यूटन सिचुएशन सेकंड। तो ये हम सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे ए पहली जो कंडीशन है इसके बारे में कौन से फोर्स की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक A ऑन B। तो यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे 90 न्यूटन का, 90 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे नॉर्मल इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। तो इसको अगर सोल्व करेंगे हम नॉर्मल की वैल्यू ब्लॉक इसके लिए पहले ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा एम बी इंटू ए मास ऑफ बी इंटू ए। तो ठीक है, पहला वाला फोर्स हो जाएगा ए ऑन बी, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो पहले वाले ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हो जाएगा N1। ये कौन से ब्लॉक के लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ब्लॉक ए ऑन बी, मतलब ए ब्लॉक जो बी पे यहाँ पे फोर्स लगा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बी ब्लॉक का एफ बी डी लिया हमने, तो मास ऑफ बी इंटू ए, इस पे जो ये फोर्स मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी मतलब इस पे नॉर्मल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एम बी इंटू ए, क्योंकि साथ साथ ये चल रहे हैं तो जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वली होगी। तो यहाँ पे एम बी इंटू ए मतलब मास ऑफ बी कितना दे रखा है, यहाँ पे मास ऑफ बी है हमारे पास 10, मास ऑफ बी 10 kg, तो 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पे जो 30 न्यूटन है सही हो जाता है। और सेकंड वाला पूछ रखा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी, तो ए ऑन बी के लिए हम क्या करेंगे, एम सेम वही एम ए मास ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू N2, उसको N2 बोल देते हैं दूसरे नॉर्मल फोर्स को। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका मास है यहाँ पे 20 इंटू 3 इक्वल टू N2। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू आप सोल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगी 60 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आपका 60 न्यूटन आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन सी रीड कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी 60 न्यूटन, एंड ये अपोजिट दे रखा है तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। पहला वाला जब बी वाला सही आ रहा है तो ये वाला गलत हो जाएगा। देयर द 90 न्यूटन फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन ए एंड बी, ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक जब साथ में चल रहे हैं तो दोनों कॉमन एक साथ चलेंगे, तो उस कंडीशन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो थोड़ा सा भी फोर्स अगर लगाते हैं तो दोनों ब्लॉक यहाँ पे साथ में ही चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग सर्किट R इक्वल टू 5 ओम, R की वैल्यू गिवन है हमें 5 ओम दे रखी है। इट इज डिजायर्ड दैट द वोल्टेज अक्रॉस RX शुड बी 6 वोल्ट। तो RX यहाँ पे मतलब बोल रखा है कि RX के अक्रॉस वोल्टेज हमें कितना चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ RX शुड बी, तो RX की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, बेसिकली ये जो सर्किट है इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो ये वाला इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्विवेलेंट इसके केस में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 मतलब 1/R प्लस 1/R। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे R/2। ये आपको आता होगा क्योंकि इस तरीके से सोल्व करेंगे, एक बार करके बता देता हूँ मैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 2/R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास R/2। फिर R/2 वाला ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये सीरीज में होंगे, तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इन जब पहले सबसे पहले हमने इनको सोल्व करा तो आपके पास यहाँ पे R इक्विवेलेंट आया R/2। फिर इसको और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेकंड कंडीशन में R इक्विवेलेंट यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन में R इक्विवेलेंट 2 आपके पास हो जाएगा R/2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है R है इक्वल टू ये R/2 था प्लस R इक्वल टू 3R/2। ठीक है, इसको पहले इसको सोल्व करा, फिर सीरीज में तो इनको सोल्व करा, फिर इसको और इसको सोल्व करेंगे तो इस वाले को और इस वाले को लेंगे साथ में। तो थर्ड कंडीशन में R इक्विवेलेंट 3 इक्वल टू इस कंडीशन में हो जाएगा यहाँ पे 2/3R प्लस 1/R इक्वल टू यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 2/3R और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करते हैं यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेते हैं 3R, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2 + 3 5/3R। तो R इक्विवेलेंट की ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है यहाँ पे जो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा थर्ड कंडीशन में 3R/5। ठीक है, तो यहाँ पे 3R/5
यहाँ तक आ चुका है। मतलब इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे, ये वाला पार्ट है, पूरा सोल्व कर लेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास निकल जाएगा 3R/5। अब 3R/5 एंड ये R, ये दोनों यहाँ पे सीरीज में है, तो हमारे पास इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो क्या टोटल जो R इक्विवेलेंट बन जाएगा यहाँ पे, वो बन जाएगा हमारे पास चौथे सर्किट को, मतलब चौथे रेजिस्टेंस को ऐड करने पे, इसको R इक्विवेलेंट 4 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में रहेंगे तो 3R/5 प्लस R, ये हो जाएगा टोटल यहाँ पे 8R/5। ठीक है, तो जो नया सर्किट बनेगा वो एक बार यहाँ पे पीछे हम दोबारा बना के ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा किस तरीके का बनेगा। यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस तो R हो जाएगा हमारे पास, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला R हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 3R/5 हो जाएगा जो अभी हमने सॉल्व करा है। और ओवरऑल जो सर्किट बनेगा ये, इसको एक साथ ही लिख देते हैं, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस बच जाएगा हमारे पास। तो इसको जो सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा ये पूरा, इसको हटा देते हैं, एक ही रेजिस्टेंस से 8R/5 का बच जाएगा, ये बच जाएगा 8R/5 का। इसके साथ एक नीचे रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे 18 वोल्ट का, और एक RX कनेक्टेड है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस RX इसी के साथ यहाँ पे इसी आर्म पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला सर्किट बच जाएगा। ये हमारा RX वाला था, पीछे एक बार चेक भी कर लेते हैं, ये RX वाला था, ये 18 वोल्ट की बैटरी थी, माइनस नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, ये वाला गलत बना दिया है टर्मिनल, एक बार सही कर देते हैं इसका। ये वाला टर्मिनल इसका नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा 18 वोल्ट। तो अल्टीमेटली हमारे पास पूरा सर्किट सोल्व करने पे ये वाला यहाँ पे सर्किट मिल जाता है हमें। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम यहाँ पे 8R/5 के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ये हो जाएगा इसके RX के अलोंग, यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है, डिजायर्ड वोल्टेज हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है, RX शुड बी 6 वोल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 - 6 = 12 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग यहाँ पे 8R/5 हो जाएगा हमारे पास 12 वोल्ट। तो यहाँ पे अब ओम्स का लॉ अगर यहाँ पे फॉलो करवाएं तो V = क्या होता है, IR होता है, तो V = IR यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बाय ओम्स लॉ V = IR, वोल्टेज कितना है यहाँ पे 12 वोल्ट है, अभी हमने सॉल्व करके निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस से, इक्वल टू I × R। R इक्वलेंट कितना था हमारे पास 8R/5। ठीक है, अब यहाँ पे 8R/5 R की वैल्यू पुट कर देते हैं, R की वैल्यू गिवन है क्या हमें देख लेते हैं पीछे एक बार, R की वैल्यू 5 ओम गिवन है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने पे 12 = I × 8 × R की वैल्यू 5/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I की जो वैल्यू आएगी सोल्व करने पे ये आपके पास आ जाएगी 12/8। 12/8 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 3/2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ पे करंट तक निकाल चुके हैं। ठीक है, करंट हमारे पास 1.5 एम्पियर आ चुका है। अब पूछा क्या है हमसे, देन द वैल्यू ऑफ RX शुड बी, तो RX की वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यू ऑफ RX निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V = IR दोबारा लगा देंगे, तो V = IR लगाने के करंट हमारे पास आ चुका है, तो इस कंडीशन में V = IR दोबारा लगाया, तो V = यहाँ पे IR लिख लेते हैं। वोल्टेज यहाँ पे कितना है हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट, तो 6 = I की वैल्यू कितनी है, अभी हमने सोल्व करा है, करंट की वैल्यू हमारे पास है 3/2 × R, तो R को RX लिख देते हैं। RX के लिए निकाल यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 × 2 यहाँ पे RX = 4, तो RX की वैल्यू यहाँ पे 4 ओम के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन में एक बार आंसर यहाँ पे कितना है कि इसका आंसर यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आंसर है, तो इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंटीजर क्वेश्चन, इंटीजर टाइप का, इसका आंसर यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिजिक्स का अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ पे आने वाला है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 पर डायरेक्ट निकल जाते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। हाँ,
An infinity long conductor when carrying current I produces a magnetic field B around it. If such a conductor is placed along the x-axis, then the magnitude of B at a distance r is given by relation B equal to mu naught upon 4 pi into 2I upon r, where mu naught upon 4 pi की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. द फॉलोइंग फिगर shows such an infinity long conductor placed along x-axis carrying current I and B at S is 2 into 10⁻⁻4 Tesla. Directed into the plane of paper at S given r equal to 1 centimeter, then the correct statements are. तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स इनके बारे में चेक करना है. सबसे पहले दे रखा है I इक्वल टू 10 एम्पियर. तो सॉल्व कर लेते हैं. बी की जो बी का रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन आर. ठीक है. अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू गिवन है वो रख देते हैं. बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है टेस्ला. यहाँ पे कहाँ है द फॉलोइंग कंडक्टर कैरिंग करंट आई एंड बी एस इज आई एंड बी एट एस इज 2 into 10⁻⁻4. तो यहाँ पे बी की वैल्यू रख दें 2 into 10⁻⁻4 इक्वल टू 2 into 10⁻⁻4 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10⁻⁻7 है इंटू 2I अपॉन आर. तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरी वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁻7 हमने पुट कर दी 2I अपॉन आर. यहाँ पे 2I की जगह 2I लिख देते हैं. हम I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपॉन आर. आर की वैल्यू कितनी की वन है हमें 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हम मीटर में पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1 into 10⁻². ठीक है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा. यहाँ पे 10 की पावर -2 इधर चल जाएगा तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 की पावर यहाँ पे बचेगा -10 की पावर -5. -5 नीचे जाएगा तो यहाँ पे 10. तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाती है आपके पास 10 एम्पियर. सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है. तो आई की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने में कितनी आ रही है 10 एम्पियर. आई बराबर 10 एम्पियर यहाँ पे. ठीक है. सही आंसर हो जाता है. और डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी x2 से x1 की तरफ. ठीक है. अब अगले यहाँ पे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम इज 1 सेकेंड इज 6.25 into 10⁻⁹. ठीक है. तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है और Q इक्वल टू I इंटू टी होता है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्योंकि Q इक्वल टू एन ई एंड Q इक्वल टू I इंटू टी. तो I इंटू टी करंट कितना है, करंट बराबर 10 एम्पियर आ चुका है हमारे पास. तो यहाँ पे एन इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10⁻⁻19 इक्वल टू, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है यहाँ पे 1.6 into 10⁻⁻19. आई टी, आई यहाँ पे कितना है, आई हमने यहाँ पे निकाला 10 एम्पियर इक्वल टू 10 इंटू सेकेंड कितना है 1 सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू आती है आपके पास ये आती है 1/10/1.6 into 10⁻⁻19. इसको सॉल्व करेंगे आपके पास. तो यहाँ पे सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम इज 1 सेकेंड इज 6.25 into 10⁻⁹19. तो ये बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाता है. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 10⁻⁹19. ठीक है. और अगला आपसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ द करंट आई इज फ्रॉम x2 to x1. तो ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही रहता है. द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द डायरेक्शन x2 to x1. नहीं, यहाँ पे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट x2 to x1 दे रखी है तो जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन की अपोजिट होती है. तो यहाँ x1 to x2 होना चाहिए. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है. तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में सही आंसर आपका A, B एंड C यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The ratio of the charge of an ion of some atomic particle QM is called specific charge. The correct options are SI unit of specific charge can be written as A into S per kg. ये वाला तो सही है. चलो, ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ये सही आंसर है. ठीक है. अगले वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. इफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर आयोनाइज्ड देन ट्राइटियम विल हैव लीस्ट स्पेसिफिक चार्ज अमंग देम. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रोजन के तीनों यहाँ पे जो यहाँ पे आइसोटोप्स है वो कौन कौन से होते हैं. 1H1, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम. 1H2, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम.
और 1H3, इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। अब एक बार दोबारा पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। इफ़ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर आयोनाइज्ड, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे लीस्ट स्पेसिफिक चार्ज किसका होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज का आपको फॉर्मूला पता है। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है E/m। तो यहाँ पे 1H1 की बात करें, 1H1 के लिए हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज फॉर 1H1 E/m। इसको पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक चार्ज फॉर 1H1, स्पेसिफिक चार्ज फॉर E/2m और स्पेसिफिक चार्ज फॉर (1H3) इक्वल टू E/3m। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ट्राइटियम का जो स्पेसिफिक चार्ज है सबसे कम आने वाला है, मतलब कम निकला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका, ये मतलब ये ऑप्शन बी है, यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि ट्राइटियम का स्पेसिफिक चार्ज जो सबसे कम आ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला यहाँ पे हमसे पूछा गया स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज पहले निकालना पड़ेगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालने के लिए क्या करते हैं? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे E/m कर देंगे उसके लिए। तो स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, इसको अगली लाइन में लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज फॉर एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू E/m। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज इसका आ जाता है, ये आपका कितना आ जाता है सॉल्व करने पे? 1.75 × 10⁻11 और इसकी यूनिट हो जाती है यहाँ पे कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो चेक हो चुके हैं। अब तीसरा हमसे पूछा गया है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल के लिए निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा 2E/4m। ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 AMU का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? 1.6 × 10⁻27। तो यहाँ पे 4 × 1. यहाँ पे 4 × 1.67 × 10⁻27, 1.67 × 10⁻⁻ इंटू 10⁻⁻27, ये इसका मास हो जाएगा। और इस पे चार्ज कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल लिखेंगे हम। अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, इस पे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन फॉर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 AMU के इक्वल होता है। तो 4 × 1.67 × 10⁻⁻27। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पावर्स को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5 × 10⁻7 कूलम पर kg। कूलम पर kg। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कितना आया था हमारे पास? इलेक्ट्रॉन का सोल्व करने पर हमारे पास आ रहा है 10⁻11 और अल्फा पार्टिकल का कितना आ रहा है? 10⁻7 की फॉर्म में आ रहा है। तो पावर किसकी ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन वाले की ज़्यादा है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे सही आंसर आपका A, B एंड D सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और रोबस्ट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम, ये बायो का क्वेश्चन है। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपकी यही क्वेश्चंस थे खाली जो फिजिक्स के आए हुए थे। बाकी यहाँ पे डिस्कशन आपका समाप्त होता है।